वियतनाम नाम सुनते ही दिमाग में या तो ट्रैवल व्लॉग आता है या फिर वो पुरानी अमेरिका वाली वॉर। लेकिन आज जो कहानी है ना, वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक ऐसा डरावना ट्रेलर है जो हमें बताता है कि इंसान जब शॉर्टकट लेने लगता है तब उसका बिल अगली 4 पीढ़ियां भरती है। 1975 तक अमेरिका और वियतनाम के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। अब वियतनाम में इतने घने जंगल थे कि अमेरिकन सैनिकों को समझ ही नहीं आता था कि दुश्मन कहां है। हालत ऐसी थी जैसे आप रात में लाइट बंद करके घर में मच्छर ढूंढ रहे हो। बस फर्क इतना था कि यहां मच्छर की जगह सामने बंदूक वाला इंसान था। वियत फाइटर्स जंगलों में छुपते, हमला करते और ऐसे गायब हो जाते जैसे रिश्तेदार पैसे मांगने के बाद व्हाट्सएप से गायब हो जाते हैं। अब अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी थी, हथियार थे, प्लेन थे, लेकिन जंगल से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने सोचा, अगर दुश्मन जंगल में छुप रहा है तो जंगल ही हटा दो। और फिर शुरू हुआ केमिकल्स का खेल। प्लेन से जंगलों के ऊपर ऐसे केमिकल्स छिड़के गए कि पूरी हरियाली गायब हो गई। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन असल में यह इंसानी इतिहास के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स में से एक था। इन केमिकल्स में एक कंपाउंड था, डायोनेक्सिन। नाम सुन के लगता है कोई टूथपेस्ट होगा, लेकिन असल में यह ऐसा जहर है जो एनवायरनमेंट छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। मतलब एक बार जमीन में चला गया तो समझो किराएदार नहीं, कब्जाधारी बन गया। आज 60 साल बाद भी वहां की मिट्टी जहरीली है, बच्चे डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो रहे हैं, कैंसर के केस मिल रहे हैं और तीसरी चौथी पीढ़ी तक लोग उसकी कीमत चुका रहे हैं। सोचो, युद्ध खत्म हो गया, सैनिक घर चले गए, नेता बदल गए, लेकिन जहर वहीं पड़ा है। जैसे हमारे यहां सड़क बनती है चुनाव से पहले और गड्ढे 5 साल तक रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब पुरानी वॉर की कहानी मुझे क्यों सुनाई जा रही है? क्योंकि असली ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। जो चीज वियतनाम में हुई थी, उसी टाइप का जहर आज हमारे आसपास भी घूम रहा है। बस फर्क इतना है कि यहां कोई दुश्मन देश नहीं आया, यहां हम खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दिल्ली के कचरे के पहाड़ तो आपने देखे ही होंगे, इतने बड़े कि अगर किसी विदेशी को फोटो दिखा दो तो वो पूछेगा, ये नई हिल स्टेशन है क्या? 150 एकड़ में फैला कचरा, आग लगती रहती है, धुआं निकलता रहता है। और फिर आया एक रिवॉल्यूशनरी सॉल्यूशन, वेस्ट टू एनर्जी। नाम सुन के लगता है टोनी स्टार्क ने बनाया होगा। आइडिया सिंपल था, कचरा जलाओ, उससे भाप बनेगी, टरबाइन घूमेगा और बिजली बनेगी। मतलब एक तीर से 2 शिकार, कचरा भी खत्म और बिजली भी पैदा। अब सुनने में तो आइडिया बहुत शानदार लगता है, वैसे ही जैसे जिम की सालाना मेंबरशिप लेते टाइम लगता है कि अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असली कहानी हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई में छुपी होती है, क्योंकि जब आप कुछ जलाते हो तो सिर्फ बिजली नहीं बनती, धुआं भी निकलता है, राख भी बचती है। और उस धुएं और राख में क्या है, वही असली हॉरर स्टोरी है। और सबसे मजेदार बात, इस पूरे सिस्टम को ग्रीन एनर्जी का टैग मिला हुआ है। मतलब अगर कोई आदमी सूट बूट पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो लोग मान लेते हैं कि सब ठीक है, चाहे पीछे पूरा शहर गैस चैम्बर बन रहा हो। यही तो कमाल है मॉडर्न दुनिया का। चीजें खतरनाक कम और प्रोफेशनल ज्यादा दिखनी चाहिए। इंडिया में हर चीज की तरह यहां भी असली गेम आइडिया का नहीं, प्रॉफिट का है। और इस पूरे सिस्टम का सबसे स्मार्ट जुमला है कार्बन क्रेडिट्स। सुनने में ऐसा लगता है जैसे स्कूल में अच्छे काम करने पर स्टार मिलता था, लेकिन असल में ये करोड़ों डॉलर का बिजनेस है। मान लो जर्मनी में कोई बड़ी कंपनी जम के पॉल्यूशन कर रही है। अब वो जाकर कहती है, देखो भाई, हम थोड़ा प्रदूषण कर रहे हैं, लेकिन कहीं और कोई पेड़ लगा रहा है या कचरा जला के बिजली बना रहा है, तो टेक्निकली हम अच्छे इंसान हैं। और फिर वो दूसरी कंपनी से कार्बन क्रेडिट खरीद लेती है। मतलब अमीर आदमी ने पैसे देकर अपने पाप आउटसोर्स कर दिए। जैसे कोई आदमी रोज जंक फूड खाए और फिर बोले, कोई बात नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पर फिटनेस रील लाइक कर दी थी। दिल्ली में जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है ना, वो भी इसी गेम का हिस्सा है। रोज लगभग 3000 टन कचरा जलाया जाता है। और क्योंकि कचरे से बिजली बनाई जा रही है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस तक से सर्टिफिकेट मिल गया कि ये लोग कार्बन क्रेडिट्स बेच सकते हैं। अब ऊपर से देखो तो सब बहुत क्लासी लगता है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन फ्यूचर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इतना अंग्रेजी बोल दो कि आदमी सवाल पूछना ही बंद कर दे। लेकिन असली सवाल है, इस प्लांट में जल क्या रहा है? क्योंकि साइंस बहुत सिंपल है।
अगर आप लकड़ी, कागज या फूड वेस्ट जलाते हो तो नुकसान कम होता है, लेकिन अगर प्लास्टिक, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पीवीसी जैसी चीजें जलाओगे तो डायोनेक्सिन्स और जहरीले केमिकल्स बनते हैं। और दिल्ली के ट्रकों में जो कचरा आता है उसमें सब कुछ मिक्स होता है, खाना भी, प्लास्टिक भी, बैटरियां भी, मोबाइल के पार्ट्स भी, मतलब पूरा घर का स्टोर रूम सीधे आग में डाल दिया जाता है। अब आपका कॉमन सेंस बोलेगा कि इतना बड़ा प्लांट है तो पहले कचरा अलग किया जाता होगा, डेंजरस चीजें हटाई जाती होंगी, लेकिन भाई वो करने में पैसा लगता है, मशीन चाहिए, मजदूर चाहिए, टाइम चाहिए। और इंडिया में जब भी किसी चीज में एक्स्ट्रा खर्चा आता है ना, तब सिस्टम का सीपीयू हैंग हो जाता है। तो प्लांट वालों ने सबसे आसान रास्ता चुना, सब अंदर डालो और जला दो। रिपोर्टर्स को राख में कॉपर वायर मिले, जले हुए सर्किट बोर्ड मिले, मोबाइल फोन के पार्ट्स मिले। आपने मोबाइल के डब्बे पर वो छोटा डस्टबिन वाला सिंबल देखा होगा ना, जिसके ऊपर क्रॉस बना होता है। उसका मतलब यही होता है कि भाई इसे ऐसे मत फेंको, जलाया तो जहरीला धुआं निकलेगा। लेकिन यहां तो पूरा सिस्टम वही कर रहा है। मतलब पहले कचरे के पहाड़ों में आग लगती थी, अब उन्होंने उस आग को एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट कर दिया और नाम दे दिया ग्रीन एनर्जी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है। ये सारे टॉक्सिक केमिकल्स हवा में उड़ते हैं और फिर धीरे धीरे पूरे शहर पर बैठने लगते हैं, घरों की छतों पर, स्कूलों पर, पार्कों पर। जैसे दिल्ली की धूल हर चीज पर बैठ जाती है, बस फर्क इतना कि यहां धूल नहीं, जहर बैठ रहा है। एक इन्वेस्टिगेशन टीम ने 5 साल तक लगातार सैंपल्स कलेक्ट किए। 5 साल भाई, हम लोग 5 दिन जिम नहीं टिक पाते, और जो डेटा निकला वो सीधा डराने वाला था। कैडमियम मिला 19 गुना ज्यादा। ध्यान देना, 19% नहीं, 19 गुना। ये वही केमिकल है जिसे हमारी बॉडी कैल्शियम समझ लेती है। मतलब शरीर खुद अपने साथ स्कैम कर लेता है, वो इसे अब्सॉर्ब कर लेती है और धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। सोचो, आपने दूध पी पी के कैल्शियम बढ़ाने की कोशिश की और हवा ने पूरा प्लान ही खराब कर दिया। फिर आता है आर्सेनिक। इसे सांस लेने में दिक्कत, स्किन डैमेज, दिल की बीमारी, सब हो सकता है। और ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है। एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भदौरिया जो उस एरिया में रहते हैं, उन्होंने बताया कि वहां रहने के बाद उन्हें और उनकी बेटी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब सोचो, अगर डॉक्टर खुद अपनी फैमिली को बचा नहीं पा रहा तो एक आम आदमी क्या करेगा? और सबसे ट्रेजिक है लेड, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर बच्चों पर होता है। इसकी कोई सेफ लिमिट नहीं होती, मतलब थोड़ा भी अंदर गया तो नुकसान। वहां 4 गुना ज्यादा लेड मिला। उस एरिया की एक गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि प्लांट खुलने के बाद मिसकैरेज और बर्थ डिफेक्ट्स के केस बढ़ गए हैं। वो अपने पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के टाइम शहर छोड़ने तक की सलाह देती है। सोचो यार, एक ऐसा शहर जहां डॉक्टर इलाज की जगह बोल रहा है, भाई यहां से निकल जाओ। ये सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, ये सिस्टम का ऐसा लेवल है जहां इंसान एडजस्ट करते करते जहर को भी नॉर्मल मानने लगता है। अब तक जो आपने सुना वो सिर्फ धुएं की कहानी थी, लेकिन किसी भी चीज को जलाओगे तो सिर्फ स्मोक नहीं निकलता, राख भी बचती है। और यही राख इस पूरे सिस्टम का सबसे गंदा सीक्रेट है, क्योंकि इस ऐश में वही सारे जहरीले मेटल्स पड़े रहते हैं, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, मतलब पूरा केमिकल पैकेज। अब दुनिया के कई देशों में इस तरह की राख को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई बायो हजार्ड हो। स्पेशल कंटेनर, सील्ड ट्रक, अलग डिस्पोजल सिस्टम, क्योंकि साइंस साफ बोलती है कि अगर ये हवा या मिट्टी में फैल गया तो लंबे टाइम तक नुकसान करेगा। लेकिन इंडिया में अगर कोई चीज सही तरीके से करनी पड़े तो सिस्टम तुरंत बोलता है, इतना प्रोफेशनल बनने की क्या जरूरत है? तो रिपोर्टर्स ने एक बहुत सिंपल काम किया। उन्होंने इन ट्रकों का पीछा करना शुरू कर दिया। खुले ट्रक दिल्ली की सड़कों पर ऐसे घूम रहे थे जैसे सब्जी मंडी में आलू जा रहे हों। हवा चल रही है और जहरीली राख उड़ उड़ के दुकानों, घरों, लोगों, बच्चों, सब पर गिर रही है। और सबसे शॉकिंग बात, ये ट्रक किसी हाई टेक वेस्ट फैसिलिटी में नहीं जा रहे थे। ये लोग इलीगली इस राख को कहीं भी फेंक रहे थे। लिटरली एक जगह तो बगल में पब्लिक पार्क था, उसी के पास स्कूल था। मतलब बच्चे स्विंग पे खेल रहे हैं और साइड में टॉक्सिक ऐश डंप हो रही है। अब यहां सबसे दुखद चीज क्या है पता है? ये पोल्यूशन सबको बराबर मारता है, लेकिन बचने का ऑप्शन सबके पास बराबर नहीं होता।
एक राइटर और इकोनॉमिस्ट जो उस प्लांट के पास रहती हैं, उन्होंने बताया कि उनके हाथों में ऐसे कट्स हो गए जो ठीक ही नहीं होते थे। उनका बेटा 2 साल की उम्र से लगातार बीमार रहने लगा। सोचो, तुम्हारे घर में एयर प्यूरिफायर, दवाइयां, मशीनें सब लगी हों, फिर भी बच्चा सांस ना ले पाए। और तुम घर बेचकर भी नहीं जा सकते क्योंकि उस एरिया में घर खरीदेगा कौन? प्रॉपर्टी रेट्स भी गिर गए। मतलब पहले इंसान EMI भर के घर खरीदता है, फिर पॉल्यूशन उसे ऐसा बना देता है कि वही घर ट्रैप लगने लगता है। ड्रीम होम से सीधा सर्वाइवल जोन। लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो फिर भी किसी तरह निकल सकते हैं। सबसे ब्रूटल हालत उन लोगों की है जो इस पूरे इकोसिस्टम के सबसे नीचे हैं, इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स। ये वो लोग हैं जो उसी जहरीली राख में से मेटल के टुकड़े ढूंढते हैं ताकि बेचकर 2 वक्त का खाना ला सकें। सोचो जरा, हम लोग Amazon डिलीवरी लेट हो जाए तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी हेल्थ लिटरली बेच रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि शाम को घर में खाना बन सके। जब वो राख डंप होती है ना, तब सबसे ज्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं, फ्रेश, कंसंट्रेटेड, डेंजर्स। लेकिन गरीबी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। वहां कोई करियर ऑप्शंस नहीं होते, वहां ऑप्शन सिर्फ इतना होता है, आज जहर खाकर काम करूं या परिवार भूखा सुलाऊं। और इसी जगह पर समझ आता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि यहां कोई एक विलेन नहीं है, कोई एक आदमी नहीं बैठा जो इविल लाफ कर रहा हो। फिलॉसफी में एक आइडिया है, पेनाल्टी ऑफ इविल। मतलब बड़ी बुरी चीजें हमेशा किसी सुपर विलेन की वजह से नहीं होती, वो होती है क्योंकि सिस्टम धीरे धीरे इनसेंसिटिव हो जाता है। एक आदमी फाइल साइन करता है, दूसरा अप्रूवल देता है, तीसरा इंस्पेक्शन में आंख बंद कर लेता है, चौथा सोचता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और धीरे धीरे पूरा सिस्टम एक ऐसी मशीन बन जाता है जहां इंसान भूल जाता है कि उसके छोटे डिसीजंस का असर किसी की जिंदगी पर पड़ रहा है। और इसका सबसे स्केरी एग्जाम्पल खुद गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में मिलता है। गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट में लिखा गया कि इस प्लांट से निकलने वाले डायोक्सिन्स सेफ लिमिट से 10 गुना ज्यादा थे। वही डायोक्सिन्स जिनके बारे में हमने वियतनाम में बात की थी, वही केमिकल जो एनवायरनमेंट में दशकों तक रहता है। मतलब अमेरिका करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है पुराने डायोक्सिन साफ करने के लिए, और यहां हम कैजुअली नए वाले बना रहे हैं और किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा। अब आपको लगेगा कि शायद ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की गलती होगी, लेकिन यही तो सिस्टम का कमाल है। यहां सब इन्वॉल्व्ड हैं। कंपनी वाले पहले एक पार्टी में थे, फिर दूसरी में चले गए। MCD अलग पार्टी की, स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी की, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनकी हालत ऐसी है कि कई पोस्ट सालों से खाली पड़ी है। इमेजिन करो, 140 करोड़ लोगों के देश में पोल्यूशन कंट्रोल करने वाले लोगों की संख्या इतनी कम है कि सुनकर ट्यूशन बैच लगने लगे। और फिर लोग पूछते हैं, भाई पोल्यूशन का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता? अरे सॉल्यूशन निकलेगा कैसे जब सिस्टम का बिजनेस मॉडल ही प्रॉब्लम को इग्नोर करने पर बना हो। इस पूरे मामले में सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? जिन लोगों ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला वही लोग सबसे कम सुने गए। वहां रहने वाले लोगों ने प्रोटेस्ट किए, कंप्लेंट्स लिखी, रिपोर्ट्स भेजी, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस तक लेटर्स गए कि आपका सर्टिफाइड ग्रीन प्रोजेक्ट हमें बीमार कर रहा है। लेकिन जवाब क्या मिला? ये आपके देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब इमेजिन करो, तुम्हारे घर में आग लगी हो और फायर ब्रिगेड बोले टेक्निकली ये आपका पर्सनल इश्यू है। यही हाल है ग्लोबल सिस्टम्स का। सब सस्टेनेबिलिटी की स्पीच देंगे, क्लाइमेट समिट करेंगे, हैशटैग्स चलेंगे, लेकिन ग्राउंड पर अगर कोई गरीब बच्चा टॉक्सिक हवा में सांस ले रहा है तो वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिक बन जाता है। और यहां सबसे डेंजरस चीज पॉलिटिक्स नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। हर दिन नया मुद्दा, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी, कभी कोई रैंडम आउटरीच। न्यूज चैनल्स ने देश को रियलिटी शो बना दिया है। ऐसा लगता है पूरा देश एक एंडलेस व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में फंस गया है। और इसलिए ये सिर्फ एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जहां प्रॉफिट हेल्थ से बड़ा हो गया, जहां ग्रीन एनर्जी का स्टिकर लगाकर कुछ भी बेच दो, जहां रेगुलेशंस सिर्फ इंस्पेक्शन वाले दिन काम करते हैं, और जहां आम आदमी इतना बिजी और डिस्ट्रैक्टेड है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अब ऑब्वियस सवाल है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ओवरनाइट नहीं आएगा, लेकिन पहला स्टेप हमेशा अवेयरनेस होता है। कम से कम हमें इतना तो रियलाइज करना पड़ेगा कि पोल्यूशन कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है,
ये सिर्फ हवा में धुंध नहीं है, ये आपके लंग्स हैं, आपके बच्चों की हेल्थ है, आपकी जिंदगी के साल हैं। और ऑनेस्टली शायद सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब हम आउटरीच की जगह अटेंशन देना शुरू करेंगे, जब हम टेम्पोरेरी एंटरटेनमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस उन चीजों को देंगे जो एक्चुअली हमारी लाइफ अफेक्ट करती है। क्योंकि डेंजरस चीज वो नहीं जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, डेंजरस चीज वो है जिसे हमने देखना बंद कर दिया है, जिसे हमने नॉर्मल मान लिया है। और अगर एक सोसाइटी जहर को नॉर्मल मानने लगे तो फिर उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यार, अगली बार जब कोई बोले कि भाई इंडिया में सब बढ़िया चल रहा है, तो एक बार गहरी सांस लेना। अगर खांसी आ जाए तो समझ जाना, डिस्कशन खत्म। और ऑनेस्टली ये वीडियो डराने के लिए नहीं थी, क्योंकि डर तो हमें वैसे भी हर महीने बिजली के बिल से लग जाता है। ये वीडियो सिर्फ याद दिलाने के लिए थी कि पोल्यूशन कोई फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी हमारी जिंदगी में घुस चुका है, हमारी हवा में, पानी में, खाने में, और सबसे ज्यादा हमारे नॉर्मल में। हम इतनी जल्दी हर चीज के आदी हो जाते हैं ना, ट्रैफिक, करप्शन, खराब रोड्स, अब टॉक्सिक हवा के भी हो गए। दिल्ली में AQI देखकर लोग वैसे रिएक्ट करते हैं जैसे वेदर ऐप देख रहे हो। अच्छा, आज 450 है, कल थोड़ा कम था। भाई ये टेम्परेचर नहीं है, ये लंग्स का डैमेज मीटर है। और सबसे फनी सैड चीज पता है क्या है? हम इंडियंस हर चीज का जुगाड़ निकाल लेते हैं। एयर प्यूरिफायर लगा लो, मास्क पहन लो, इम्यूनिटी बूस्टर पी लो, मतलब सिस्टम ठीक करने से आसान हमें अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम अपग्रेड करना लगता है। लेकिन फिर भी होप है, क्योंकि अवेयरनेस भी कॉन्टेजियस होती है। जैसे एक व्हाट्सएप पूरी फैमिली में फेक न्यूज फैला देता है, वैसे ही एक इन्फॉर्म्ड इंसान भी आसपास लोगों को अवेयर कर सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद किसी को यह रियलाइज हो जाए कि असली खतरा वो नहीं जो टीवी पर चिल्ला रहा है, असली खतरा वो है जो चुपचाप हमारी सांसों में घुस रहा है। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। और हाँ, अगली बार अगर कोई बोले फ्रेश एयर खाने चलते हैं, तो लोकेशन पहले चेक कर लेना भाई। इंडिया में अब ऑक्सीजन भी प्रीमियम फीचर बनती जा रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सांस लेते रहो। अगर सिस्टम ने अलाउ किया तो